मैम चली गई। Good evening. Um, good morning, good afternoon, Mrs. Roy. I'm good. How are you doing? Husband, yeah. Our family to not only. Husbands, no, yeah. No boyfriends. Huh. And for us also, husbands only, not along with boyfriends, husbands alone. Correct. Absolutely. ओके। थैंक यू मिसेस रॉय। ये मेरे लिए एक मतलब मैं ये कहूँगी मेरे लिए प्रिविलेज है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। आवा के साथ कनेक्ट होना शुरू से ही मेरे एक बेंड भी है अल्ट्रुइज़्म की तरफ और शुरू से मेरी चाहत भी थी कि मैं कहीं न कहीं सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊँ। तो आपके थ्रू मुझे ये दूसरी बार मौका मिला है जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार मेरा इस चीज़ के लिए और मैं सभी अपनी बहनों का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आप सबका अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि मुझे बताया गया था हाँ, मैम यू आर सेइंग समथिंग? ओके। हुँ। ओके, ओके मैम। ओके। यस मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन प्रेजेंट हियर। मैं नैना बिलावरिया आप सबका स्वागत करते हुए मैम से आज के कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए इजाजत चाहती हूँ। ओके। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अब मैं गाने के लिए मिसेस पापिया दास को आमंत्रित करती हूँ। हाँ, हेलो मैम, नमस्ते। हाँ, पहले एक गलती हो गया, मेरा नाम पापिया आइच है, दास नहीं है। मैं आज सुनाऊंगी लता जी का नाम गुम जाए। मैम आवाज क्लियर आ रहा है? नाम गुम जाएगा, चेहरा भूल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचाने गर याद रहे, नाम गुम जाएगा, चेहराए बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचाने
घर याद रहे वक्त के सितम कम हंसी नहीं आज है यहाँ कल कहीं नहीं वक्त से परे अगर मिल गई कहीं मेरी आवाज ही पहचाने याद रहे ओ नाम गुम जाएगा चेहराए बदल जाएगा मेरी आवाज ही पहचाने घर याद जो गई कल की बात अमृत नहीं एक ही रात की रात का सिला अगर फिर मिले कभी मेरी आवाज ही पहचाने घर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा चेहरा एक बदल जाएगा मेरी आवाज ही पहचाने घर याद रहे दिन ढले जहाँ रात पास हो जिंदगी लो ऊंची कर चलो याद आए घर कभी जी उदासी हो मेरी आवाज ही पहचाने घर याद रहे नाम गुम जाएगा चेहराए बदल जाएगा मेरी आवाज ही पहचाने घर याद रहे नमस्ते मैम थैंक यू दीदी, आपने बहुत ही मधुर गाया। कपड़े ना सिर्फ शरीर ढकने के काम आते हैं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व, व्यवसाय स्तर के साथ साथ हमारे चरित्र, व्यवहार, आत्मविश्वास को भी दर्शाने के काम आते हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके कपड़े पहनने के तरीके से, कपड़ों के रंग से, कपड़ों की गुणवत्ता से, अर्थात पहनावे से, सरलता से पहचाना जा सकता है कि उसका
सामाजिक स्तर, उसकी सोच व व्यवसाय किस प्रकार का है। The age-old saying, first impression is the last impression. Then to the new phenomenon. You are what you wear. All implied on the importance of dressing the right way. To elaborate more on this, we have Mrs. Amita Nehra with us today. Mrs. Amita Nehra is a certified image consultant, formally trained and certified from the Image Counseling Business Institute, India. Mrs. Amita Nehra was impaneled with country's leading agency in testing, auditing and certification, TUV, SUD South ASIS Private Limited, as a corporate trainer for soft skill. She has also successfully conducted soft skills development and training sessions with giant companies like Hindustan National Glass, Soma Tiles, Yako Aircon Industries, Everest Blower Private Limited, Parle Biscuit, Jindal Lifestyles, Nolta India, and Maruti Motors. She is currently working as a lead corporate communication and PR with Everest Blower Private Limited. Welcome, ma'am. थैंक यू नैना, दैट वाज सच अ लवली इंट्रोडक्शन। बहुत ही सुंदर इंट्रोडक्शन दिया, और कुछ एक आपके वीडियोस देख के आपका नाम तो मुझे बिल्कुल ज़बानी याद हो गया है नैना, पर वो आता शर्मिला के नाम से है। तो बहुत-बहुत आभार आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद मिसेस रॉय का कि आपने मुझे ये मौका दिया। ये सेशन हम लोग कर रहे हैं। एक पहला ऐसा सेशन मैंने आप लोगों के साथ दिल्ली में किया था, और अब मिसेस रॉय ज़रा आप कानपुर हैं मैडम? लखनऊ, सॉरी लखनऊ है। तो ये वर्चुअल मीडिया का हमारे को एक बहुत बड़ी मदद है इस टाइम पे कि हम लोग ऐसे सेशंस दूर बैठ के भी कर पा रहे हैं, और मैं ये भी उम्मीद रखती हूँ कि आने वाले समय भी हम ऐसे सेशंस और आगे लगातार करते रहेंगे। नैना ने मेरा इंट्रोडक्शन बड़ा ही सुंदर दिया था। जो एक चीज़ उसके अंदर ऐड करना मैं चाहूँगी कि प्रोफ़ेशनल जर्नी में तो हम लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, पर कहीं न कहीं समाज के लिए कुछ करने में हम पीछे हटते चले जाते हैं। मैं मतलब यहाँ पे एक लंबा किस्सा नहीं सुना सकती, जो मेरे शायद पिताजी ने मुझे जब मैं 37 साल की हुई थी तब सुनाया था कि बेटे आपका जन्म ही इसलिए हुआ था। तो मैं बस एक छोटी-सी उसकी एक आगे एक उसका युक्ति रखती हूँ कि यहाँ पे मेरे हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था, जो प्राइमरीली मैंने लीड किया था, जो कि प्रिज़नर्स के लिए था, इनमेट्स के लिए था। और उसके अंदर जो जेल के अंदर जो जितने भी ये थे हमारे प्रिज़नर्स थे, कैदी थे, वो कम से कम 10 साल से उसी जेल के अंदर थे, और उन लोगों को हम लोगों ने डेवलप करा था कुछ ऐसी स्किल्स के साथ, कुछ ऐसे हुनर के साथ, ताकि जब वो वापस सोसाइटी में जाएँ, तो कहीं न कहीं वो अपने आप को समाज से दूर ना पाएँ, समाज से कटा हुआ ना समझें, और किसी तरीके से शायद उनके बच्चों की जब पीटीएम होती है, शायद उनके घर परिवार में जब शादी होती है, शायद उनको जब अपने लड़की का रिश्ता लेने जाना हो, तो वो अपने आप को समाज का एक हिस्सा समझ सकें, वापस किसी तरीके से समाज में जुड़ सकें और अपनी आय अर्जित करने का एक तरीका ढूँढ सकें। तो ये जो एक प्रोजेक्ट था, मैंने 6 महीने अपनी यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट जेल है हमारी, उसके साथ किया था, और जिसको कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट्स के जो लॉर्डशिप्स आए थे, उन्होंने बड़ा एप्रिशिएट करा, और कहीं न कहीं जाके इसकी जो एक पहुँच थी, वो हमारे नेशनल न्यूज़पेपर्स ट्रिब्यून में और लोकल न्यूज़पेपर्स में भी निकली थी। तो जो एक प्रोजेक्ट जो मेरे दिल से बहुत जुड़ा हुआ है, और जहाँ मुझे वापस जाना बहुत अच्छा लगता है, तो ये एक उसमें से एक समाज के प्रति मेरी एक जो दायित्व था, मैं उसको पूरा कर पाई। आज का जो हमारा थैंक यू। आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, छोटी-सी जो हमने एक पहल करी है मिसेस रॉय की तरफ से, मैंने आपके वीडियोज़ देखे और मुझे लगा इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता हमें अपनी बहनों को ऊपर ले जाने के लिए। तो कहीं न कहीं जब हम कहते हैं औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है, तो ये दायित्व भी औरत के ऊपर ही होता है कि उसको उठाने का काम भी औरत ही करे, और कोई नहीं कर सकता। हम किसी से कम नहीं हैं, ये तो हम भी जानते हैं। हम ऊपर हैं, ये एक-दूसरे को बताना ज़रूरी है कि हमें बराबरी की ज़रूरत नहीं है, हम पहले से ही ऊपर हैं, बस एक-दूसरे को जगाने की ज़रूरत है। और मेरी अपनी इस बारे में बहुत तगड़ी सोच है, मैं अपने टीम में भी मतलब हमेशा ही जितनी भी फीमेल एम्प्लॉइज़ हैं, उनको बहुत फ़ेवर करती हूँ, पर उनको ऊपर ले जाने में मेरा सबसे ज़्यादा आगे रोल रहता है कि कहीं न कहीं हम इनकी मदद करेंगे, तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। मतलब ये दुनिया हमारे लिए छोटी है, इतना हमारे के अंदर दमखम है।
तो वापस जाते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मिसेस रॉय से मैं अनुमति चाहूंगी कि मुझे अनुमति दें ताकि मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाऊं। जी मैम। धन्यवाद। तो आज का ये कार्यक्रम सभी मेरी बहनों के लिए है जो उन्होंने थोड़ा-थोड़ा सा टाइम अपने बहुत ही व्यस्त अपने शेड्यूल से निकाला है और मुझे ये मौका दिया है मैं कि उनके लिए कुछ कर पाऊँ, कुछ उन्हें ऐसा कुछ बता पाऊँ कि उनका भी जीवन सँवर जाए और मुझे ये मौका मिले कि मैं भी उनका आगे-आगे कुछ न कुछ उनके लिए करती रहूँ। तो सेंट्रल कमांड के लिए सीएमडीसी की तरफ सीएमडीसी के लिए आवा के लिए मेरा ये प्रोग्राम दर्पण आप लोगों के आगे प्रस्तुत है। जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मुझे पता है कहीं न कहीं हमारे दिमाग में क्वेश्चन्स आएँगे, कुछ न कुछ हम लोग पूछना चाहेंगे और उत्सुकता भी बढ़ती चली जाएगी। तो मैं यहाँ आप सबसे अनुरोध करूँगी कि अपने जितने भी ये प्रश्न हैं इनको हम अंतिम दौर के लिए रखें ताकि वहाँ पे हम जाके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकें और हमारा यहाँ पे जो कार्यक्रम का फ्लो है वो ब्रेक ना हो। तो शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं पूछती हूँ व्हाट इज़ इमेज? अगर जो पढ़ सकती हैं बहुत ही सुंदर बात है। जो स्क्रीन पे सिर्फ एक छवि देख पाएँगी तो उनसे मैं पूछती हूँ कि आपके लिए छवि का क्या महत्व है? जब मैं क्वेश्चन्स पूछूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आगे आपकी तरफ से मुझे उत्तर भी मिल पाएँ ताकि हम इसको एक इंटरेस्टिंग सेमिनार बना पाएँ, इंटरेस्टिंग वर्कशॉप बना पाएँ, नहीं तो कहीं न कहीं मैं बोलती रहूँगी और आप सो जाएँगे, टाइम भी कुछ ऐसा ही कहता है 4 बजे का। तो आगे बढ़ते हुए कोई भी इस बात का जवाब दे सकता है कि छवि आपके लिए क्या है? क्या मायने रखती है छवि? छवि जब हम कहते हैं तो आप क्या उससे समझते हैं? अगर कोई जवाब देने में उत्सुक है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँगी। कोई भी मिसेस रॉय शायद आप बता सकते हैं कि आप आगे चलिए तो वैसे ही करते रहेंगे हम। Yes. Hello. हाँ जी। Hello. हाँ जी, Yeah, बोलिए। छवि means छवि मतलब you have to be positive every time. जैसे आपकी छवि है, आपके जैसे आपका इंप्रेशन है, जो भी आप जैसे आपका चाल भाव जैसे भी आप चलते हैं, आपके विचार हैं, that is called छवि। ये आपके हमेशा पॉजिटिव रहने चाहिए। हाँ, बहुत ही निकट थे आप, मैं ये कहूँगी। छवि से हमारा यही मतलब है कि क्या मतलब इस तरह के मतलब बनाए कि मतलब आप रोल मॉडल होना चाहिए किसी के लिए। बहुत ऊंची बात कर दीजिए आपने तो। जैसे टीचर इज ए रोल मॉडल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। मतलब जैसे हम लोग क्योंकि छोटे बच्चे हमेशा कॉपी करते हैं अपने टीचर्स का। जी जी क्योंकि जी। आई हैव सीन माय डॉटर जब छोटी थी वो अपनी टीचर की हमेशा A to Z कॉपी करती थी आके घर में आके। बिल्कुल। छवि मतलब दैट इज पॉजिटिव जो आपके दिमाग में जहन में बस जाए। छवि आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक ऐसा चरित्र जो हमारे दिमाग में, हमारे दिलो दिमाग में बस जाता है, बिल्कुल ही ठीक कहा। पर जब हम छवि की बात करते हैं, क्या हम ये समझ पाते हैं कि इस छवि का और आगे क्या-क्या रिजल्ट निकल सकता है अगर ये छवि हमारी ठीक नहीं बनी तो? बचपन से जैसे कि नैना ने बोला था, नैना आपका नाम याद हो गया मुझे। जैसे कि नैना ने बोला था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। पर इस चक्कर में हम लोग ये भूल जाते हैं कि क्या कभी किसी ने हमें बताया कि ये फर्स्ट इंप्रेशन बनता कैसे है? क्या कभी किसी ने हमें सिखाया कि बेटा ऐसे करोगे तो ये ऐसे अच्छा बनेगा और ऐसे नहीं करोगे तो ये गलत बन जाएगा। तो शायद हमें ये फ्रेज़ तो सबने सिखाया, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्टिंग इंप्रेशन, पर कभी इस बारे में ज्ञान नहीं दिया, कभी इस बारे में सिखाया नहीं गया कि बेटे ऐसे करने से आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है। और इन्हीं बहन की बात मैं दोबारा से बोलते हुए कि जैसे कि बच्चे आके घर में अपने टीचर्स को डुप्लीकेट करते हैं, उन्हीं का ही चरित्र प्ले करने की कोशिश करते हैं, पर बहुत हद तक सफल हो भी जाते हैं और रियल लाइफ में कई बारी सफल नहीं होते। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आप चाहे काम करती हैं, चाहे आप घर में रहती हैं, चाहे आप सोशल वर्क करती हैं,
चाहे आप सिर्फ एक गृहिणी हैं, होम मेकर जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब अगर हाउसवाइफ कहूँ तो मुझे छोटा लगता है, होम मेकर बोले तो ज़्यादा सुंदर लगता है सुनने में। होम मेकर की अगर आप भूमिका निभाती हैं, तो कहीं न कहीं हम सबको इस अपने निर्माण, अपने चरित्र निर्माण की, अपने छवि निर्माण की कोशिश करनी चाहिए और क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, वो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि आपकी छवि वही है जो आप अपने बारे में सबसे पहले खुद सोचते हैं। अब बहुत सी मेरी बहनें, मैं कहना तो नहीं चाहती, पर कई बार ये हो जाता है कि काम के चलते एक लगातार जो आपका नियम चलता रहता है, उसके उसके चलते कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिप्रेशन में चली जाती हैं। कई बारी उनको लगता है कि हम शायद कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रहे अपने जीवन में। और इसी विचारधारा के चलते हुए उन्हें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन की तरफ झुकाव होता है और वो चीज़ उनकी छवि में इतनी ज़्यादा छलकती है कि कहीं न कहीं उनकी वो डेली हैबिट्स में, उनके काम करने के तरीके में भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं उनसे अनुरोध करूँगी, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप किसी से कम नहीं हैं, वो तो जैसे कि हम पहले ही समझ चुके हैं। दूसरा, कहीं न कहीं हम इन छोटी-छोटी अपनी चीज़ों को अगर हम ठीक कर लें, थोड़ा-सा उनको डेवलप कर लें, थोड़ा-सा बनाने की कोशिश करें, तो आप एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभर सकते हैं। स्लाइड को पढ़ते हुए, योर इमेज इज़ यू इन द माइंड्स ऑफ अदर्स, जैसे कि आप खुद अपने आप को समझेंगे, वैसा ही दूसरा भी अपने आप को समझेगा। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही कोशिश है हमारी कि हम कैसे अपने आप को और कॉन्फिडेंट, जैसे कि मैम ने बोला था, और सुंदर और एक एक जैसे कहते हैं ना, एक अट्रैक्टिव व्यक्तित्व की तरह अपने आप को सामने लेके जा सकते हैं। वो छोटी-सी पढ़ाई आज हम करने वाले हैं। तो जब कोई भी आपको पहली बार मिलता है, तो कुछ आपके बारे में धारणाएँ बनाता है, जिसको हम लोग फर्स्ट इंप्रेशंस का नाम देते हैं। वो धारणाएँ कहीं न कहीं, जैसे कि नैना ने बोला था, बहुत ही सुंदर शब्दों में नैना ने उसे सामने रखा था कि वो आपके एक सामाजिक स्तर के बारे में, आप विश्वसनीय हैं या नहीं है, इस बारे में, आपके साथ मैंने ज़िंदगी गुज़ारनी है, इस बारे में, आपको नौकरी पे रखना है, इस बारे में, ये सारी ही चीज़ें वो कहीं न कहीं आपको देखने में, कहीं न कहीं आपको मिलने पर बिना आपसे बात करे, ये धारणाएँ दूसरा बंदा, दूसरा इंसान आपके बारे में बना लेता है। और इसीलिए इतनी ज़्यादा हम लोग जो महत्व है, जो वेटेज है, हम फर्स्ट इंप्रेशंस को देते हैं। सबसे जो बुरी बात मैं कहूँगी फर्स्ट इंप्रेशंस के बारे में होती है, वो ये है कि कहीं न कहीं अगर वो आपके पहले मिलने पर वो इम्प्रेशन अगर गलत डायरेक्शन में चला गया, किसी ने आपके बारे में गलत सोच लिया, तो आने वाला जितना भी टाइम होगा, वो उसी इम्प्रेशन पे ही रहेगा। वो उसी छवि पे ही रहेगा कि ये इंसान या ये औरत, ये नारी, ये व्यक्तित्व इस प्रकार का है, और वो उस इम्प्रेशन को, उस छवि को तोड़ पाने में असफल रहेगा। इसलिए ही कहा जाता है कि कोशिश करिए कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, वो लास्ट तो है ही है, लेकिन हम लोग जो भाषा बोलते हैं कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, वो पॉजिटिव इंप्रेशन पड़े, एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। वो कैसे पड़े? इस चीज़ के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने कहा ना कि किसी ने हमें ये नहीं बताया कि ये चीज़ कर लो बेटा, तो आपका इंप्रेशन टीचर पे अच्छा रह जाएगा। हमने तो अपना सारा टाइम लगा दिया अपनी क्लास टीचर को गुलाब देने में, पता चला वो तो किसी और चीज़ों से इम्प्रेस होती थी। तो वो चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी। ख़ैर जी, कोई बात नहीं, आज के इस कार्यक्रम में हम समझेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको 3 चीज़ें बता रही हूँ। तो पहला, जिसमें हम लोग कहते हैं क्लोथिंग, यानी कि आपके कपड़े पहनने का तरीका। जब हम कपड़े पहनने के तरीके की बात करते हैं, तो इसमें हम ये नहीं कहते कि हमेशा ही आपको महँगे स्तर के कपड़े खरीदने की ज़रूरत है, बहुत ही उच्च क्वालिटी के कपड़े खरीदने की ज़रूरत है, या कहीं महँगे ब्रांड्स में जाने की ज़रूरत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ़ जो चीज़ समझनी है यहाँ पे कपड़ों के बारे में, या आपके कपड़े पहनने के तरीके के बारे में, वो ये है कि आपने अपनी उम्र के हिसाब से, आपने अपने रोल के हिसाब से, आपने महत्व के हिसाब से आपने ड्रेसअप होना है। उसके साथ आपने थोड़ी बहुत जो अपनी सुंदरता के लिए, जो आपने, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कहीं टॉप्स लगे हैं या पर्स है या ये सारी चीज़ें, उनको एड अप करना है, और देखिए आप कितने निखर कर आते हैं। सुंदर तो हम हैं ही सारे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक यहाँ पे नारी अपनी एक सुंदरता की छवि लेके बैठी है, लेकिन उसको निखारना कैसे है, ये हम बताएँगे। दूसरी चीज़ है आपकी ग्रूमिंग।
जिसको हम लोग कहते हैं अपनी साफ सफाई में ध्यान देना, हाइजीन की तरफ ध्यान देना। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ये सब लोगों के लिए लागू होती है बात, चाहे नारी हो, चाहे नर हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, कि कपड़े तो बहुत अच्छे पहन लिए, कहीं पता चला वो उसकी चुन्नी की ना हमने पीको नहीं कराई, पता चला कहीं से ना उसकी तुरपाई उधड़ी हुई है, कहीं से वो प्रेस नहीं है, कहीं कोई दाग लगा हुआ है, या ये छोटी छोटी चीजों के साथ कहीं आपने सॉक्स आपने ठीक ढंग से नहीं पहने, तो वो क्या हुआ, आपका जो एक मैसेज जा रहा था, जो एक छवि बन रही थी, वो कहीं ना कहीं टूट जाती है। ग्रूमिंग को हम एक और तरीके से भी हम लोग बड़े सुंदर तरीके से इसको प्रस्तुत करते हैं, वो कहते हैं कि हाथी तो निकल गया, पूंछ रह गई। मतलब कि आपने बहुत सारा एफर्ट करा ड्रेसिंग में, अपनी साड़ी निकालने में, चूड़ियां निकालने में, मेकअप करने में, पर कहीं ना कहीं जो चीज रहेगी वो छोटी मोटी चीज रह गई थी, पता चला जी ब्लाउज की तुरपाई उधड़ी हुई थी, या आपका पल्ला पिको नहीं हुआ हुआ था, या शायद आपकी उस दिन नेल पॉलिश जो थी वो ढंग से उतारी नहीं गई थी या ढंग से लगाई नहीं गई थी, उसमें कहीं न कहीं कोई अड़चन आ गई। शायद आपने जब बालों में आप अपना हेयर स्टाइल बनाने लगे या कुछ भी ऐसा करने लगे, तो शायद वो क्लिप जो आपने लगाया वो टूटा हुआ था, या वो उससे मैच नहीं कर रहा था, या आप जब पूरा का पूरा अच्छे से तैयार हो गए, तो कहीं न कहीं से पसीने की जो थी स्मेल आ रही थी। तो क्या हुआ, हाथी तो निकल गया, बस उसकी वो पूंछ रह गई, वो जो छवि आपकी बन रही थी वो बनते-बनते रह गई। तो इसको हम लोग ग्रूमिंग के अंदर रखते हैं कि जब आप इन सब चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, तो ग्रूमिंग पे भी उतना ही ध्यान दें। तीसरा आ जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड एटिकेट। एटिकेट को मैं पहले बोलना चाहूंगी कि आपका दूसरों के साथ डील करने का तरीका, कि कितनी नम्रता से, कितने प्यार से आप लोगों से पेश आते हैं। और इसके लिए बहुत एक बड़ी अच्छी बात बोली जाती है कि आपकी पहचान इससे नहीं होती कि आप अपने ऊपर वालों से कैसे बात करते हैं, आपकी पहचान इससे होती है कि आप अपने नीचे वालों से किस तरीके से बात करते हैं, ये आपके चरित्र का एक सही पैमाना माना जाता है। बॉडी लैंग्वेज इसको हम लोग आपके चलने का ढंग, आपके खड़े होने का ढंग, आपके बात करने का ढंग, आपके हाथ मिलाने का ढंग, ये सारी जो चीजें हैं ये बॉडी लैंग्वेज के अंदर आती हैं। तो मोटे मोटे तौर पे ये समझा जाए कि थोड़ा सा अपनी साड़ी और सूट्स पे, थोड़ा सा अपनी ग्रूमिंग पे, थोड़ा अपने अपने पहनने ओढ़ने के ढंग और चलने फिरने के ढंग पे, और थोड़ा सहजता से रहने से आप एक अच्छा इम्प्रेशन बना सकते हैं। तो जो हम लोगों ने अभी तक थोड़ा बहुत बात करी, तो क्या हम लोग इस बात पे सहमत हैं? यस मैम, यस। जी बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ के बाद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं स्लाइड्स भी। अब बहुत सी हमारी जैसे लेडीज को, बहनों को ये लगता है कि यार जो मतलब जिसने पैंट कोट पहन लिया जी वही मॉडर्न है, वही ट्रेंडी है। पर हम इस बात को नकारा करते हैं और हम ये मानते भी हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे रखे जाएं जिससे अगर आप कुछ मिक्स एंड मैच करें, कुछ चीजें आपकी इंडियन वेयर में भी यूज हो जाए, वेस्टर्न यू वेयर में भी यूज हो जाए, तो कितना ही फायदा हो जाता है। तो एक तो हम लोग कहते हैं कॉस्ट पर वेयर, यानी कि आपने एक 2-2.5 हजार का कोई ब्लाउज सिलवाया और पता चला आपकी वो साड़ी सालों साल नहीं पहनी जा रही, ब्लाउज तो बाद में यूज होगा, साड़ी लगा लोगे आपने, महंगी उठा लिया, आप उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे, तो उसकी कॉस्ट पर वियर, यानी कि आपने उसको कितनी बार पहना, तो एक बार पहनने की उसका तो खर्चा ही बहुत बढ़ गया। अब सभी देखो, एक ऐसे हम सभी ऐसे परिवारों से आते हैं, सर्विस क्लास है, तो हमारे पास कोई ऐसा वैसा पैसा नहीं होता। तो अच्छा होता है कि हम कुछ ऐसी जगह उसको पैसे को लगाएं जहां से हम उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी ले सकते हैं, उसकी अच्छे से अच्छे उसको पहन के कम से कम उसको फाड़ तो दें, है कि नहीं? तो फाड़ा तो माना ही नहीं, कर ही नहीं सकते हम लेडीज, पता चलता है उससे पहले तो रजाई बन गई है। तो खैर हम कहीं ना कहीं कोशिश ये करते हैं कि उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की तरफ लाएं और उसको कोशिश करें कि उसमें एक मॉडर्न ट्विस्ट भी डाल दें। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक फोटोग्राफ्स रखी हुई हैं जहाँ पे जो ब्लाउज का तरीका है वो चेंज कर दिया गया है। सेकंड में आप देखते हैं हमने थोड़ा सा इसी का ही ब्लाउज का ही फैब्रिक, साड़ी का ही फैब्रिक एक्स्ट्रा लेके उसका एक ऊपर से कोट बनाया हुआ है। तीसरे में आप देखते हैं कहीं ना कहीं लेस, उसका जो नेक लाइन है, जो गला है, उसको एक टॉप के, वेस्टर्न टॉप के तरीके से बनाया हुआ है। तो जो ओवरऑल लुक आती है वो थोड़ी अलग तरीके की और सुंदर लुक आती है, जो कि आपको दूसरों से हट के खड़ा कर देती है।
कुछ इस तरह से भी आप लोग अपने साड़ीज को कंबाइन कर सकते हैं कंट्रास्ट में पहन के, या सेम साड़ी के साथ सेम कलर के ब्लेजर्स पहन के। ये ब्लेजर्स आपके सूट्स पे भी यूज हो जाते हैं, पैंट सूट्स पे भी, और साड़ी के साथ भी ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगर आप इस वाली साड़ी को देखेंगे, इस साड़ी के ब्लेजर को देखेंगे, तो यहाँ पे उसके साथ एम्ब्रॉयडरी करके उसको और ज्यादा एक ट्रेडिशनल लुक भी दिया गया है। इस टाइप के ब्लेजर आपके पैंट्स के साथ भी खूब बहुत अच्छे से जाते हैं, और साड़ियों पे भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। और जो भारतीय नारी है, उस कहा जाए तो वो साड़ी से ज्यादा सुंदर किसी और उसमें लगती ही नहीं है। इसी तरह से जैसे हमने साड़ी को देखा, उसी तरीके से अगर हम अपने सूट्स को भी देखते हैं, तो सूट्स की तरफ भी हमारी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंजेस करा जाए। कुछ ना कुछ उसके अंदर हम ऐसा डालें जो दूसरों से हटके हो, और हमें कहीं न कहीं हमारे एक अपने अलग छवि बनाने की हम लोग कोशिश करें। इस वाली स्लाइड से शायद हम लोगों ने सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश करी है। कोशिश हम कुछ गृहिणियाँ बहुत ही चतुर होती हैं, कुछों का दिमाग इस तरफ बहुत ज़्यादा चलता है कि हम अपने सिंपल सूट में भी जान कैसे डाल दें। तरीके बहुत हैं, लेकिन ये अपना स्टाइल की भी बात हो जाती है। अगर मैं अपने स्टाइल की बात करूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ चटक-बटक नहीं पहन सकती। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा कुछ डल पहनूँगी, बहुत ही जिनके अंदर कलर्स ना के बराबर होंगे, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन आएगी मेरे फेस पे, जो फेस पे मेरा लुक आएगा, वो भी बहुत डल हो जाएगा। तो कहीं न कहीं ये हमें अपने कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं, कहीं न कहीं कोशिश करनी पड़ती है कि हम कुछ ऐसा इसके अंदर जादू करें कि थोड़ा-सा लुक आ जाए। तो वो शायद लुक हम लोग स्कार्फ से क्रिएट करते हैं, या हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं न कोई ऐसी चुन्नी ऐसी ले लें, या स्टोल उस कुछ ऐसा ले लें कि वो थोड़ा डिफरेंट हो जाए, या बटन्स किसी दूसरे तरीके के लगा लें। स्टोल को लपेटने का तरीका कुछ अलग कर लें। लेकिन कुछ ऐसा हो, कोई ऐसी अपनी दिमाग का थोड़ा-सा चलाएँ कि हम हल्का-सा अलग नज़र आएँ। अलग नज़र आने के साथ-साथ ये भी ज़रूरी है कि वो हमारे पर्सनल स्टाइल के साथ, यानी कि जो आपका व्यक्तित्व है, वो उसके साथ भी मैच करता हो। अलग लगने की दौड़ में हम अपने व्यक्तित्व से जब-जब अलग होके चलेंगे, तो हम बहुत ही कन्फ्यूज़िंग वाले मैसेजेस भेजेंगे, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस भेजेंगे, जो हमारी इमेज को, जो हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ही खराब कर देगा। तो ये इस चीज़ का एक नाप-तोल आपको अपने आप रखना पड़ेगा, और इस अपने से बढ़िया जज इस बारे में कोई नहीं होता कि मैं ये पहन सकती हूँ या मैं नहीं पहन सकती। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखिए कि कुछ यहाँ पे ब्लाउजेस के स्टाइल यहाँ पे कॉलर वाले 3-4 स्लीव्स वाले कर दिए हैं। यहाँ पे सिर्फ एक जीन्स और इसके साथ पहन के एक कुर्ते के साथ स्टोल लेने का तरीका अलग कर दिया है। ये भी एक पूरा सिंपल वन कलर कॉम्बिनेशन पहन के हल्का-सा हाइलाइट कर दिया है। ये आगे जो है हमारी नेता जो हमारे नेता हमारे बीच में नहीं है, सुषमा स्वराज जी का मैं एग्जांपल देना चाहूँगी यहाँ पे। अगर आप इन 2 पिक्चर्स में देखेंगी, तो इन्होंने एक ऊपर से हल्की-सी आधी बाहों की जैकेट, कोटी जिसे हम लोग बोलते हैं, वो पहन रखी है। इस टाइम सर्दी नहीं है, फिर भी इन्होंने पहन रखी है। इसका एक कारण मैं आप लोगों को समझाती हूँ। वही चीज़ किरण बेदी ने भी कर रखी है। उन्होंने जो सूट पहना है, उसके ऊपर उन्होंने भी शायद अपने दुपट्टे की या एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके एक जैकेट सी सिलवा ली है। अब इसका एक कारण है, आप इनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद इनका रुतबा समाज में थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़े सीनियर लोग हैं, कहीं न कहीं थोड़ी-सी इनसे ये एक एक हमें एक वो मिल रही है, एक जिसे कहते हैं रिफ्लेक्शन मिल रही है कि ये थोड़े-से सीनियर और अथॉरिटेटिव, यानी कि समाज में जिनका ऊँचा दर्जा है, और कहीं न कहीं कुछ ऐसा दायित्व सँभालते हैं जो कि एक आम आदमी नहीं सँभालता, ऐसी-सी इनको देख के फीलिंग आती है। और इसका एक छोटा-सा कारण ये है कि इन्होंने थर्ड लेयर, यानी कि एक तीसरी लेयर पहन रखी है इस जैकेट के रूप में। जैसे आप सुषमा जी की ये ग्रीन साड़ी देखेंगी, तो उसके साथ ही उन्होंने एक वॉयलेट कलर की एक उन्होंने जैकेट पहन रखी है। यहाँ पे देखेंगी इन्होंने ब्लैक कलर की पहन रखी है, और इधर किरण बेदी जी को देखेंगी तो उन्होंने सूट के ऊपर ही प्रिंटेड एक और जैकेट पहन रखी है। इसको हम लोग थर्ड लेयर बोलते हैं, यानी कि जो आपने फर्स्ट लेयर जो आपके बिल्कुल ही भीतरी कपड़े होते हैं, जिसको आपकी सेकंड स्किन भी कहा जाता है। उसके बाद सेकंड लेयर जो आपका सूट, टी-शर्ट, कुर्ता कुछ भी है।
थर्ड लेयर जो उसके ऊपर पहना जाता है। तो जनरली हाफ स्लीव्स की जैकेट्स या फुल जैकेट्स, इनको हम लोग थर्ड लेयर बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि इसका हमेशा इस्तेमाल आपके ठंड से बचाने के लिए हो, लेकिन आप अपने रुतबे को, अपने दर्जे को ऊपर रखने के लिए भी ऐसा कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद यही कारण है कि जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो जब भी आपको दिखेंगे तो हमेशा एक जैकेट पहने हुए, एक थर्ड लेयर पहने हुए दिखेंगे, क्योंकि वो आम आदमी से हटके नजर आना चाहते हैं। आगे चले, कुछ इंटरेस्ट आ रहा है आप लोगों को? आई गेस चलो ग्रेट, आई एम हैप्पी। ठीक है जी। सो अब ये देखने में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर अब ये वही एक हम सबकी एक दुविधा होती है जी, शुरुआत कहाँ से करी जाए, करें क्या? मतलब ये बता तो दिया अमीता मैडम ने, पर आगे क्या, इससे आगे क्या? तो अब हम कहते हैं आपसे कि आप कुछ एक चीजों पे हमारी बातों को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनिए। यहाँ पे ना मैं कुछ एक चीजें आपको फ्लो बता देती हूँ कि फ्लो क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉडी शेप के बारे में डिस्कस करूंगी, यानी कि हमारे जो शरीर की जो रूपरेखा है उसके बारे में, कि क्या शेप है उसकी, वो शेप बताऊंगी। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको फेस शेप की, यानी कि हमारा जो जो फेस है उसकी उसकी जो रूपरेखा है या वो किस किस शेप के अंदर फॉल करता है वो बताऊंगी। नंबर 2, नंबर 3 थोड़ा बहुत हम यहाँ पे मेकअप के बारे में डिस्कस करेंगे, और नंबर 4 आपके पर्सनल कलर्स। नंबर 5 की हम लोग कोऑर्डिनेशन और स्टाइलिंग में क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो छोटे छोटे फटाफट फटाफट हम लोग इन 5 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर भी आपको कुछ लगता है तो आप कभी भी मेरे से इस बारे में पूछ सकती है, या एंड ऑफ द सेशन में हम लोग ये क्वेश्चन आंसर्स में शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको सबसे पहले तो हम कि ठीक है, मैंने बोल दिया कि आपको बॉडी शेप पता होनी चाहिए। अब जनरली जब भी जिसको भी थोड़ा बहुत बॉडी शेप का पता है ना, तो सबसे पहले हम लोग वही अपनी पुरानी आदत की, औरतों को अपने आप को रिस्पेक्ट देने की आदत नहीं होती, तो सीधा आ जाता है बॉडी शेप के नाम से भी। अगर आप गूगल पे देखो तो एप्पल शेप्ड, पीयर शेप, भाई वो फल हैं, खाने के मतलब के हैं, वो बॉडी शेप के लिए नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्यों जरूरत है बॉडी शेप जानने की, ताकि हम अपनी बॉडी शेप के अनुरूप, उसके अनुसार हम लोग कपड़ों का चयन कर सकें। हमें ये पता हो कि ये प्रिंट मेरे बॉडी शेप पे जाता भी है या नहीं जाता। अगर मुझे पता होगा कि मेरी कमी कहाँ है, तो मैं उस कमी को पूरा करना चाहूंगी, बजाय कि मैं इस तरफ भागूं कि जो चीज, जो फ्लॉ है मेरे अंदर, पता चले मैंने कुछ इस तरह के कपड़े पाए पहन लिए कि जिससे कि वो जो कमी है और उभर के आ गई, तो मेरा पर्पस ही खत्म हो जाता है। तो ये बड़ा बड़ा जरूरी होता है कि आपको ये पता हो कि आपकी बॉडी शेप क्या है और किस तरीके के आपके ऊपर कपड़े जचेंगे, ताकि आप जब कहीं भी कोई भी कपड़ा खरीद रहे हैं तो आपको उसके पीछे रीजन पता हो कि मैंने इसलिए ये कपड़ा खरीदना है। या तो मैंने अपना वो बॉडी पे छुपाना है, या मेरे को वो अपना जो मेरा बेस्ट पार्ट है उसको हाईलाइट करना है। तो इसलिए हमें अपनी बॉडी शेप का पता होना जरूरी है, ताकि हम उसके अनुरूप चल सकें। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरीके की बॉडी शेप्स होती हैं। इसमें से एक सबसे मजेदार जो होती है वो होती है ये वाली आर ग्लास जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हम नारी शक्ति में पाई जाती है। ये वाली पर्टिकुलर जो स्टाइल है, ये जो पर्टिकुलर शेप है, ये आदमियों में नहीं होती, मेल्स में ये शेप नहीं होती। अदरवाइज ऐसे भी हम उनसे आगे ही थे, तो इस वाले में भी हम उनसे 9 बॉडी शेप्स लेके हम उनसे आगे हैं। तो ये वाली जो शेप है सिर्फ फीमेल्स में होती है, मेल्स में नहीं होती। अगर मैं शुरू से चलूं तो पहली वाली जो बॉडी शेप है वो है आइडियल बॉडी शेप, यानी कि सब। हाँ एक्चुअली जी, मैम स्लाइड कुछ नहीं रही है, कुछ मतलब पता नहीं चल रहा है। स्लाइड आप जो दिखा रहे हैं हाँ हाँ तो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है स्लाइड। ओके ओके ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ, तो पहले हम लोग आते हैं आइडियल पे। आइडियल यानी कि आपका सब कुछ बैलेंस्ड है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, और आप जो पहनेंगे आपके ऊपर जच जाएगा। पर मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि आइडियल बॉडी शेप एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब ऐसे बड़े रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे ये आइडियल बॉडी शेप होती है।
दूसरी हमारी शेप है जहाँ पे आपके कंधे कम चौड़े हैं और आपका ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा है, तो इसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। यानी कि अगर ट्रायंगल की शेप बनाई जाए तो इस तरीके से ये ट्रायंगल बन जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे ट्रायंगल। दूसरी आती है, कई बारी आपके इस एरिया की अपेक्षा आपके कंधे ज्यादा चौड़े होते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड ट्रायंगल। ऐसे ही फिर आ जाती है रेक्टेंगुलर आर ग्लास, जिसमें कि आपकी यहाँ कमर बहुत ही पतली होती है बाकी बाकी एरिया की अपेक्षा। फिर आ जाता है डायमंड, कुछ आपका ये वाला जो पार्ट है ये अराउंड दी बेली ये थोड़ा ज्यादा निकला हुआ है। ट्यूबलर बहुत ही पतले हैं। और शायद ओवल या पूरे के पूरे इस हिसाब से जो एरिया है आपका थोड़ा सा गोलाकार उसमें है। अब यहाँ पे हम लोगों की जितनी कोशिश होती है, जब अपनी बॉडी शेप निकल जाती है तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम कोशिश करके जो कपड़ों का चयन इस हिसाब से करें कि हम आइडियल की तरफ आए। इंग्लिश में बोला जाता है आइडियल्स डजंट एग्जिस्ट, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्ट। तो ये भी वही चीज है, आइडियल्स डजंट एग्जिस्ट, आइडियल्स नहीं होते। हमारी जितने भी आगे की कोशिशें होती हैं, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम अपने कपड़ों का चयन, प्रिंट्स का, कलर्स का, उनकी लेंथ का, आपके सूट की लेंथ का, आपकी स्लीव्स की लेंथ का कुछ इस हिसाब से बनाएं कि हम आइडियल की तरफ जाएं और उस हिसाब से हम लोग अच्छे भी लगते हैं। यहाँ मैं इस बारे में भी मेंशन करना चाहूंगी कि जितने भी हम हीरोइंस को देखते हैं, सेलिब्रिटीज को देखते हैं और हम लोग बहुत उनसे प्रभावित हो जाते हैं, उनके पीछे सबके पीछे कंसल्टेंट्स काम करते हैं जो इस चीज पे वर्क करते हैं कि क्या इनके अंदर फ्लॉज है, कहाँ इनकी फेस शेप पे फ्लॉ है, इनकी नाक पतली है या पतली दिखानी है, इनकी आंखें कैसी, आंखों का किस्सा मैं आपको खैर बाद में भी सुनाऊंगी, ये मेरे और मृणालिनी नेहरा की बड़ी अंदरूनी बात है। तो कमिंग बैक कि कैसे किस चीज को हाईलाइट करना है और किस चीज को हाईलाइट नहीं करना, तो हम बॉडी शेप से ये हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। सबसे ज्यादा हमारी जो कोशिश रहती है वो ये कोशिश रहती है कि हम पतले कैसे नजर आए और हम टॉल लंबे कैसे नजर आए। तो इस दो चीजों में शायद हम लोग अपना 25% एनर्जी तो हम दे ही देते हैं कि क्या करें, कैसे पहने, क्या करें। कुछ तो उस चीज से भी नहीं उभर पाते कि मेरा ये पतला है, ये मोटा है, मेरे बाल छोटे हैं या मेरे बाल करली हैं, मेरे स्ट्रेट होने चाहिए थे। इन सारी चीजों में भी बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं। अगर वहां से हम लोग सुलझ जाते हैं तो यहाँ आके फंस जाते हैं कि यार पतले कैसे दिखें, यार लंबे कैसे दिखें, ये तो कोई कहता ही नहीं कि हम मोटे कैसे दिखें, तो वो तो हमारी कैटेगरी नहीं आती। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसी उस उलझन में रहते हैं। तो आज आपकी उलझन सुलझाए देते हैं। देखिए, सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर आपने पतले और लंबे दिखना है तो आप ऊपर से लेके नीचे तक एक कलर का चयन करें। जितना वो कलर गाढ़ा होगा, डार्क होगा, उतने ही आप स्लिम नजर आएंगे, पतले नजर आएंगे। जैसे कि आपने इस महिला को देखा है, इसने जो कुर्ता पहना है और नीचे जो पजामी है और साथ में ही दुपट्टा, तीनों जो है एक ही कलर के लिए हुए हैं। इसका मतलब आप सिर्फ एक सिंगल लाइन देखोगी, आपकी आंखें कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाएंगी जहां पे कुछ अलग दिख रहा हो, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब आपको एक जैसा ही दिख रहा है। तो ऑटोमेटिकली एक सिंगल लंबी लाइन नजर आएगी। जो ही हमारा पर्पस है वही हमारा आइडलिज्म की तरफ जाता है। उसी से आप पतले भी नजर आते हैं और लंबे भी नजर आते हैं। डार्क कलर्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, डार्क कलर्स इसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा और जो कलर्स आ जाते हैं इसी के अंदर है बॉटल ग्रीन, ब्लैक, नेवी। कभी कभी आप मस्टर्ड का भी ट्राई कर सकते हैं। मस्टर्ड जो है हमारी इंडियन स्किन को, एशियन स्किन टोन को बहुत अच्छे से सूट करती है, तो वो कलर भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एक और ट्रिक होती है, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे धारियों का चयन किया हुआ है, लाइंस का चयन किया हुआ है। तो साड़ी में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ऐसी वर्टिकल लाइंस यानी कि लंबी सीधी लाइंस का चयन किया हुआ है। इससे भी आप जो है पतले नजर आते हैं। यानी कि हमारी जो नजर है वो ऊपर से नीचे लाइन पे जाती है, चौड़ाई पे नहीं जा पाती। तो इसका ये फायदा हो जाता है कि आप चौड़े ना नजर आके पतले और लंबे नजर आते हैं। कई बारी हम लोग कुछ खरीदते समय ये गलती कर बैठते हैं, ये मिस्टेक हम लोगों से हो जाती है कि हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि जो चौड़ाई में लाइन चलती हैं, लंबाई वाली होने की बजाय चौड़ाई वाली ले लेते हैं।
जो मेरी बहनें थोड़ी-सी अगर ऑन दी हेवियर साइड होती हैं और अगर वो उन लाइन्स का चयन कर लेती हैं, उन स्टाइल्स का, उन पैटर्न का चयन कर लेती हैं, तो वो उसमें थोड़ी और भरी हुई नज़र आएँगी, थोड़ी और मतलब थोड़ा-सा और उनके ऊपर एडेड वेट नज़र आएगा। उन्हीं उन्हीं उसी पैटर्न का चयन अगर मेरी कोई ऐसी बहनें या कुछ ऐसी बच्चियाँ कर लेती हैं जो अपनी यंग अवस्था में हैं और उनको जिनको थोड़ा-सा बहुत पतला महसूस करती हैं, वो अगर ऐसी चीज़ों का चयन करेंगी हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स का चयन करेगी, तो वो थोड़े भरे हुए नज़र आएँगे। तो पर्पज़ वही है लेकिन एक के लिए वो काम करता है, एक के लिए वो काम नहीं करता। ऐसा ही इन लाइन्स लंबी लाइनों के लिए है, लंबी लाइनें जो छोटा होगा उसके लिए भी वर्क करेंगे, हाइट जिनकी कम होगी उसके लिए भी वर्क करेंगी। अगर कोई थोड़ा तंदुरुस्त है, तो वो भी उसको पतला दिखाने में भी सहायक होंगी। तो ये दोनों ही तरीके से आपके काम आएगा। हमारी एक और तरीका होता है जिसको हम लोग रीइन्फोर्सिंग यानी कि दोबारा से करना और कैमोफ्लेजिंग यानी कि छुपाना। ये एक हम लोग तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका एक सुंदर पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो आपकी अच्छा एरिया है, जो आपकी आपकी स्ट्रेंथ है, हम उसको शोकेस करें, बजाए कि जो हमारी कमी है, हम उसको बताएँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो इस लड़की की कमर पहले ही पतली है, लेकिन अब इसने जो ये नेकलाइन पहनी है, तो क्या हुआ नीचे आके ये पतली हो गई। तो उससे क्या हुआ इसकी कमर और ज़्यादा प्यारी और पतली लगने लगी, जो कि इसका पर्पज़ था। दूसरी तरफ आप देखेंगे, तो यहाँ पे विद्या बालन हम सबको पता है किस तरीके की महिला है, थोड़ी-सी थोड़ा-सा मतलब नॉर्मल से थोड़ी-सी वेट में थोड़ी ज़्यादा है। उन्होंने अगर अपने आप को पतला दिखाने बजाय कि वो छुपाएँ कि मैं क्या पहनूँ, क्या नहीं पहनूँ, तो उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज़ करी, उन्होंने अपनी जो प्लिट्स का साइज़ है, अब आप देखेंगे ना ये प्लिट्स का जो साइज़ है इसको अच्छा से लंबा किया हुआ है। तो आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? ऑटोमैटिकली आपका ध्यान इस वाले एरिया में जा रहा है जो कि आपका पर्पस भी सॉल्व कर देता है। ऑटोमैटिकली आप पतले नज़र आने लगते हैं, स्लिम लगते हैं और दूसरे बंदे का जो ध्यान है आपकी तंदुरुस्ती वैसे तो गलत शब्द है बोलना पर ये बोला जाएगा कि आपकी जो वीकनेस है उसकी तरफ नहीं जाता। तो ये छोटे-छोटे तरीके होते हैं आपको अगर आपने पल्ला छोटा ले लिया तो आप और नाटी लगेंगी। पल्ला लंबा कर लीजिए, आप थोड़े से लंबे नज़र आने लग जाते हैं। हम आपके बॉडी शेप को चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हम सिर्फ़ एक छवि बनाते हैं जिससे कि आप आइडियल की तरफ जाती हैं। इसी तरीके से जो वी शेप्ड नेकलाइन्स हैं, वी शेप्ड नेकलाइन्स आपकी गर्दन पतली लगती है, आपका ये वाला जो पार्ट है ये भी थोड़ा पतला नज़र आता है। तो जो थोड़ा-सा उनको लगता है कि हमें पतला नज़र आता है, उनके लिए वी नेक बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही एक अच्छा तरीका है अपने आप को थोड़ा पतला दिखाने का। यहाँ पे जो फ़ोटो लगी हुई है ये स्वेटर की है। हम लोग कई बारी ठंड के मारे कुछ होता है अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर लेते हैं कपड़ों से, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो थोड़ी-सी मतलब हेवी है अपने वेट में अपने आप को समझती हैं लेडीज़, तो वो कुछ ऐसे कपड़ों का सर्दियों में चयन करें जो कि पतले हों। अगर वो मोटे कोट्स वगैरह और ज़्यादा पहन लेंगी तो उनका वेट और एडेड हो जाएगा। अगर वो ही थोड़ी पतली चीज़ों का चयन करेंगी, ठंड तो बराबर ही रुकनी है, ये हम सिर्फ़ एक मन का वहम होता है। पतली चीज़ों का चयन करेंगी तो वो ज़्यादा अपने आप को स्फूर्तिदायक और ज़्यादा अपने आप को अच्छा महसूस कर पाएँगी। इसी तरीके से एक जब भी आप कोई नया कपड़ा ट्राई करने जाते हैं, तो कभी-कभी आप उसमें देखते हैं उसके अंदर सलवटें आ रही हैं। तो कुछ सलवटें जो होती हैं वो आपकी लेफ्ट टू राइट होती हैं। तो वो एक इंक्लिनेशन होती है, वो बता रही हैं सलवटों का वो एक भाषा का तरीका होता है कपड़ों का कि ये कपड़ा आपके छोटा है। तो आपने वो कपड़ा नहीं खरीदना। अगर लेफ्ट टू राइट की किसी भी तरीके की कोई सलवटें आती हैं, जब आप कपड़ा ट्राई करते हैं, तो इसका मतलब वो कपड़ा छोटा है, वो आपको नहीं खरीदना। उसी तरीके से कई बारी जो सलवटें होती हैं, वो लंबी आती हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की। ये इस तरफ इशारा करता है कि वो जो कपड़ा है, आपके लिए बड़ा है, वो एक साइज़ बड़ा है, तो आपको साइज़ ठीक करना पड़ेगा। जब भी आप छोटे अपने साइज़ के हिसाब से छोटे या बड़े कपड़े पहनेंगे, तो आप गलत ही नज़र आएँगे। तो ये भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि कपड़ों का जो चयन हो, वो आपके साइज़ के हिसाब से आपको फिट करना चाहिए, ना कि
पतले दिखने के चक्कर में आप छोटे कपड़े खरीदें तो आप और ज्यादा थोड़े से हेवी लगेंगे बजाय के पतले लगने के। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक थर्ड लेयर हम लोग बोलते हैं। आजकल श्रग्स का बहुत ज़्यादा चलन है। तो जैसे आप इस फ़ोटो में देखोगे तो इस तरफ इसने श्रग नहीं पहना, उसी तरफ सेम ड्रेस में उसने ऊपर श्रग पहन लिया, तो क्या हुआ, आपकी नज़रें ऊपर से नीचे ट्रैवल करती हैं। जब आपकी नज़रें ऊपर से नीचे ट्रैवल करती हैं तो आपको एक स्लिमिंग इफ़ेक्ट मिलता है। बजाय के चौड़ाई में मिलने के वो आपको जो इफेक्ट है, जो इल्यूजन बनता है वो लंबाई का बनता है, और यही हमारा औचित्य, यही हमारा ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो ऐसा करने से अगर आप श्रग्स वगैरह पहनते हैं तो इसमें भी आप पतले नजर आते हैं, लंबे नजर आते हैं, और आप जो आपका जो दूसरे का जो नजरें होती हैं वो भी ये कहना चाहिए कि आपको पतला देखती हैं बजाय कि आपको चौड़ा देखने के। स्लीव्स का जैसे मैंने बोला, अगर आपको लगता है कि आपके बाहें जो हैं थोड़ी-सी ऑन द हेवियर साइड हैं, तो बेस्ट होता है कि आप उनको कवर्ड रखें। 3/4 स्लीव्स वैसे भी मतलब बड़ी आरामदेह होती हैं, लेकिन आपको ओवरऑल एक स्लिम लुक देने में सहायता करती हैं। तो ये भी एक छोटी-सी चीज़ है, लेकिन कई बारी हम लोग फैशन के चक्कर में या अपने आप को ट्रेंडी दिखाने के चक्कर में हम लोग स्लीवलेस की तरफ जाते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, कहीं भी कुछ बुरा नहीं है, आप जो मर्ज़ी चाहे पहनिए, जो मर्ज़ी चाहे ओढ़िए। द थिंग इज़, मतलब जो एंड पर्पस होता है वो ये होता है कि कुछ ऐसा ज़रूर कर लीजिए कि अगर आपको स्लीवलेस पहनना ही है और आपकी बाहें थोड़ी-सी मोटी ही हैं, तो कोई ऐसी चीज़ और कर लीजिए कि नज़रें आपकी बाहों की तरफ जाएँ ना। मसलन के तौर पे आप कुछ ऐसा नेक पीस डाल लीजिए या कुछ ऐसे इयररिंग्स डाल लीजिए, तो आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और लोगों की नज़रें आपकी स्लीव की तरफ भी नहीं जाएँगी। तो ये छोटी-छोटी ट्रिक्स होती हैं जिससे आप जो मर्ज़ी चाहे खुल के पहनिए, खुल के जिए अपनी ज़िंदगी। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको वर्टिकल प्रिंट्स के बारे में बताया, तो जैसे नॉर्मल प्रिंट्स होते हैं उनकी भी एक बड़ी अच्छी, जैसे कहते हैं ना, एक स्टोरी होती है, कहानी होती है। तो जो बच्चियाँ या जो बहनें जो अपनी थोड़ी-सी पतली हैं, वो अगर बहुत बड़े प्रिंट्स पहनेंगी तो वो उनके ऊपर नहीं जचेगा। तो आपको कहीं न कहीं जो आपकी बॉडी शेप है, अगर आपको लगता है कि मैं अपनी आइडियल बॉडी शेप से मैं पतली हूँ, तो आपको कुछ ऐसा चयन करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी शेप उसमें बैलेंस लगे। अगर अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली जो लड़की है, अगर ये बड़े प्रिंट्स पहन लेती तो इसके उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग लगता कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है वो आपको समझ नहीं आती, वो हम जैसे लोगों को समझ में आती है जिन्होंने इसकी थोड़ी पढ़ाई कर रखी होती है। वेयरइन अगर ये लेडी छोटा प्रिंट पहन लेती तो ये भी लगता कि कुछ कंफ्यूजिंग है, क्या कंफ्यूजिंग है ये नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट्स के साथ-साथ ये भी कहते हैं कि जिस हिसाब से आपका जो रूपरेखा है आपके शरीर की, आप उसके हिसाब से प्रिंट्स पसंद करिए। बहुत बड़े प्रिंट्स होंगे वो बहुत छोटी स्केल के ऊपर बहुत छोटे पतले लड़कियों पे या महिलाओं पे नहीं जचेंगे, और बहुत छोटे प्रिंट्स जो हैं ऐसे ही वो थोड़ी ब्रॉड जो लेडीज होंगी जिनका वो ब्रॉड स्ट्रक्चर होगा वो उनके ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, जनरली जब लेडीज पर्स उठाती हैं तो कई बारी होता है जो जिनकी जैसे हमारी इंडियन हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच है, जिसको हम लोग आइडियल मानते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि अगर हमारी किसी की हाइट कम है तो हम लोग उसको 5 फुट 4 इंच तक ले जाने की कोशिश करें। अगर वो कंफर्टेबल हील में नहीं है तो वही एक तरीका है, जैसे कि आप ऊपर से नीचे तक एक तरीके के कलर पहनिए या वर्टिकल स्टाइप चूज करिए। कई बारी लेडीज यहाँ गलती कर देती हैं, जिनकी हाइट 5'1", 5'2" या 5 होती है, वो पर्स बहुत बड़ा उठा लेती हैं। तो अब क्या होता है कि आपकी नज़रें कहाँ गई? आपके पर्स पे गई। उससे पता चला कि आपकी हाइट छोटी लग रही है। आप खुद छोटे हो और आपने पर्स उठा लिया बड़ा, तो जैसे कि प्रिंट्स नहीं जाते वैसे वो पर्स का जो स्टाइल है वो भी नहीं जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि ऐसे में अगर आपकी पर्स की हैंडबैग की सिलेक्शन है तो वो कुछ आप ऐसा स्लिंग वाला ले लीजिए जो लटकेगा ऊपर कंधे से आपके हिप्स एरिया तक, तो वहाँ पे भी आपको एक एलोंगेशन वाली फीलिंग देगा। उसी तरीके से जो लेडीज़ थोड़ी-सी ब्रॉडनेस की तरफ हैं, वो भी बहुत पतले मतलब बहुत बड़े पर्स ना उठाएँ, वो चीज़ उनके लिए भी वर्क नहीं करेगी। तो कहीं न कहीं अपना हैंडबैग लेते हुए भी आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप कोई गलत सिलेक्शन ना कर लें।
दूसरा आ जाता है आपका फेस शेप। फेस शेप का वही, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि क्यों चयन करना होता है। आपका हेयर स्टाइल, आपकी जो एसेसरीज हैं, जैसे कि आपको क्या पहनना चाहिए कानों में, या आपके गले की जो नेकलाइंस हम लोग बनाते हैं उसका क्या होना चाहिए, या आपके चश्मे का क्या स्टाइल होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें आपकी फेस शेप उससे पता चलती हैं। अब यहाँ पे भी वो होता है ना, चांद सा रोशन चेहरा, तो भैया वो चांद सा रोशन चेहरा हर एक का नहीं होता। कुछ ऐश्वर्या राय जैसे लोग होते हैं जिनका ओवल फेस माना जाता है, जिसको हम आइडियल बोलते हैं। आइडियल यानी कि आप इसको कोई हेयर स्टाइल कर दो, कोई नेकलाइन दे दो, कुछ भी कानों में पहना दो, इन सबको सब जचेगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे कि हमारी बॉडी शेप थी, इसमें भी वही चीजें होती हैं। ओवल होता है, किसी का चेहरा एकदम गोल होगा, किसी का रेक्टेंगल की तरफ होगा, किसी का ऊपर माथा ज्यादा चौड़ा होगा, किसी की चिन ज्यादा चौड़ी होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी आती हैं। ओवल हमारा आइडियल फेस शेप होता है, जो यहाँ पे ऊपर दिखा रखा है आइडियल फेस शेप है। बाकी सारे फेस शेप्स में भी जो भी अगर कुछ आ जाता है, तो हम लोगों की फिर से ये कोशिश होती है कि इसको किस तरीके से करके हम लोग ओवल की तरफ लेके जाएं। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, वो है इन्वर्टेड ट्रायंगल, यानी कि आपका जो माथा है वो ज्यादा चौड़ा है आपकी ठोड़ी के मुकाबले में। जैसे कि आपको यहाँ पे इस लड़की का दिख रहा है, इस एनिमेशन में दिख रहा है। तो हमने क्या करा, इसका माथा छुपाने के लिए, इसको लंबा दिखाने के लिए हमने इसके यहाँ पे ये फ्लिक्स डाल दिए, बैंग्स डाल दिए। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली इसका माथा जो था यहाँ से हल्का सा, मतलब एक हमें ऐसी छवि बनती है कि वो वहां से हल्का सा कट गया और एक लंबाई की तरफ जाता है, बजाय कि ये चौड़ाई की तरफ जाने के। तो आइडियल क्या था हमारा, ओवल बनाना। तो हमारी यहाँ पे कोशिश बन जाती है ओवल बनने की। इसमें भी ऐसे ही किया हुआ है, साइड में और बैंग्स दे दिए हैं और हल्के हल्के कर्ल्स यहाँ पे दिए, क्योंकि हमें इस एरिया को ज्यादा चौड़ा नहीं करना, हमने इस वाले एरिया को छुपाना था। तो हल्की हल्की हमने यहाँ पे बैंग्स देके, सॉफ्ट कर्ल्स देके इसको बैलेंस कर लिया। यही चीज हमने छोटे हेयर स्टाइल में रखी है। कोई बच्चे बड़े ट्रेंडी होते हैं या कुछ लेडीज होती हैं, उनको शॉर्ट हेयर स्टाइल्स पसंद आते हैं, तो वो भी अपना इस स्टाइल में जाएंगी, इस तरीके से काटेंगी। और यहाँ पे देखेंगे आपको फिर ये थोड़ी सी ना ऊपर से नीचे लंबाई की वो आ रही है, बजाय की चौड़ाई में देखने के। यही हमारी स्ट्रैटेजी होती है। आँखों का जो आपका आई फ्रेम्स हैं, उनका चयन भी कुछ इसी प्रकार से होगा। आपके जो फ्रेम्स हैं, अगर आपका ये एरिया चौड़ा है तो उसको रिपीट करना है या काउंटर करना है, ये आपकी फेस शेप के हिसाब से होता है। जब हम लोग चश्मा देखने जाते हैं तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि ओवल में देखें कि रेक्टेंगुलर में देखें या एविएटर स्टाइल देखें। अगर हमें अपनी फेस शेप पता हो तो हम सीधा जाके कह सकते हैं। अगर हमारा ये वाला एरिया ज्यादा चौड़ा है तो हम कोशिश करेंगे ये चीज गुलाई में ले, ताकि वो चीज काउंटर हो जाए, कम हो जाए, बजाय कि हम उसको फिर दोबारा से यहाँ पे उसको चौड़ाई में लेके उसको रिपीट करेंगे, तो वो ये वाला एरिया जो है आपका आंखों वाला, माथे वाला और चौड़ा नजर आएगा, जो हम नहीं चाहते। फिर आ जाता है आपका मेकअप। अब मेकअप को लेके भी बड़ी अलग अलग धारणाएं होती हैं। अब हम कहते हैं कि जैसे कि अब मैं ग्रूमिंग वाला पार्ट यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि इतना ही होना चाहिए कि आपकी जो सुंदर चीजें हैं, जो आपका एक सुंदर फीचर है, वो हाईलाइट हो जाए, और जो आपका एक और जो जो फीचर आपको पसंद नहीं है वो ना दिखे। अब जो जो मेरा चेहरा देख सकती होंगी, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा मेरी आंखें छोटी हैं, और कहीं ना कहीं मुझे इस बात का बहुत ही मलाल था कि भैया तेरी आंखें तो छोटी हैं, तू सुंदर नहीं लग सकती, या तू देखने में अच्छी नहीं है। और वो भी इस ऐसे परिवार में जाना जहाँ पे बहुएं बड़ी बड़ी आंखें वाली थी। तो यहाँ पे मैं मृणाली नेहरा का थोड़ा सा इनपुट लेना चाहूंगी कि मृणाली नेहरा, आप सुन सकती हैं मुझे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत क्लियरली सुन सकती हूँ। मृणाली नेहरा मेरी देवरानी है और इनकी आंखों का साइज मेरे से 3 गुना है। तो ये हम ऐसे परिवार में हैं जहाँ पे एक बहू की आंखें छोटी हैं और दूसरी बहू की आंखें बहुत ही बड़ी हैं। इसके नाम से ही वो चीज प्रूव हो जाती है। तो अब तो मैं सिर्फ इस बात को कहना चाह रही थी कि अगर मैं इस उसमें रहती कि मृणालिनी की आंखें बहुत बड़ी हैं, मेरी आंखें बहुत छोटी हैं, तो शायद मैं अंदर ही अंदर घुट के मर जाती कि मैं तो कभी अच्छी लग नहीं सकती। पर मैं तो सबसे पहले तो इस कोर्स का धन्यवाद करना चाहूंगी, जहाँ पे मुझे लगा कि छोटी आंखों में भी आप अच्छे लग सकते हो। तो कोशिश अपनी मेकअप से आपने यही करनी होती है कि अपनी आंखों को हाईलाइट ना करके कोई दूसरा फीचर हाईलाइट कर दो, जहाँ पे आप
प्रेजेंटेबल लगो, आप देखने में अच्छे लगने चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, बजाय कि ये लगने के कि जैसे कि ओवर कर लें। तो हर जगह आपकी जैसे ये वाली जो आप सेकंड पिक्चर ले रहे हैं, इसमें आप देखेंगे एक्सेस मेकअप दिख रहा है, जो कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू नहीं होता। जबकि आप इसको देखें तो हल्का से बाल बहुत अच्छे तरीके से कोम हुए हैं, हल्की सी लिपस्टिक लगी हुई है, काजल लगा है, जो कि आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में और डेली सोशल लाइफ में भी चलता है। तो मृणाली, आप कुछ यहाँ पे इनपुट देना चाहते हैं? आवाज आ रही है? कैन यू हाँ हियर मी? हाँ, या मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि मेरी फेवरेट आजकल छोटी आंखें हैं। दोज आर माय फेवरेट नाउ बिकॉज एक तो मेरी जेठानी जी की, मेरी dearest जेठानी जी की हैं, दूसरा मेरे हस्बैंड की है, तीसरा मेरी छोटी बेटी की। दे आर द मोस्ट अडोरेबल आईज दैट आई लाइक। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। ओके। इसी तरीके से इसी उसमें हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो एक हमारा होता है नेचुरल और नो मेकअप लुक, और दूसरा होता है हमारा ग्लैमर लुक, जो कि आपकी पार्टीज वगैरह के लिए चलता रहता है। तो जब मैंने शुरू में ये बात कही थी, कुछ महिलाएं या कुछ गृहिणियां अपने आप को बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करती है, मेरी गुजारिश है उन लोग से, मेरा अनुरोध है कि थोड़ा बहुत अपना हल्का फुल्का अपना आप मेकअप करके रखिए। तो मेकअप से हमारा मतलब ओवर जाना नहीं है, लेकिन अपने व्यक्तित्व में कुछ ऐसे चेंजेस करना ज़रूर है कि आपको खुद को अच्छा लगे। जब आप खुद अच्छा फ़ील करेंगे तभी आप दूसरे के लिए कर पाएँगे। खाली घड़ा कभी किसी का पेट नहीं भरता, कभी किसी की प्यास नहीं बुझाता। तो पहले खुद को, अपने आप को आप जैसे कहते हैं ना, एम्पावर करिए, खुद को आप अपना शक्तिशाली महसूस करिए, तब आप जाके कुछ परिवार के लिए भी कर पाएँगे। आजकल ये जो किसी ज़माने में फेयर एंड लवली का रूल होता था, वही आजकल जो दायरा है वो हमारी बीबी और सीसी क्रीम्स का हो गया है। छोटी सी टिप है, वहाँ मुझे ये भी यकीन है कि बहुत सी महिलाओं को इस बारे में पता होगा, जिसको हम लोग एक सीटीएम का प्रोसेस कहते हैं, यानी कि क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइज़र। ये कोई भी आपका मेकअप करने से पहले बहुत ज़रूरी एक दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी एक रोज़ का एक ये लगा लीजिए, जैसे कि आप नहाती-धोती हैं, उसी तरीके से आपको अपने चेहरे की, अपने शरीर की भी देखभाल करनी चाहिए। क्लेंजिंग किसी भी तरीके से आप जो भी आप फेस वॉश है उसको यूज़ करिए। टोनिंग बहुत ज़्यादा कोई इसमें खेल नहीं है, ये सिर्फ़ इतना ही काम करता है कि आपकी स्किन का जो लॉस हुआ होता है, जो टोनिंग का, मॉइस्चराइजिंग का जो लॉस हुआ होता है आपका फेस वॉश लगा के, उसको बैलेंस करता है, यानी कि आपके फेस के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, ये टोनर का काम होता है। तीसरा हो जाता है मॉइस्चराइज़र, जो कि आपको रोज़मर्रा में लगाना ही है। चौथी एक चीज़ जिसको यहाँ पे मेंशन नहीं करा हुआ और मैं बोलना चाहूँगी, वो है आपकी सनस्क्रीन। तो मिनिमम 30 एसपीएफ तो है ही है, लेकिन अगर आप ऐज के साथ 50 भी करती हैं तो उसमें भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। फिर आगे दे रखा है हल्का सा अपनी आईब्रोज को भी ज़रूर थोड़ा-थोड़ा, मैं कहूँगी कि बहुत ही एक क्रूशियल पार्ट होता है आईब्रो, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो हल्का-हल्का अगर उसको भी आप ब्रश अप करेंगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा और आपको लगेगा फेस पे कितना कॉन्ट्रास्ट आया है। जब वो कॉन्ट्रास्ट आएगा ऑटोमैटिकली आपको भी अच्छा लगेगा। लिप्स, हम लोग लिपस्टिक लगाने से पहले मैं ज़रूर कहूँगी कि उनको मॉइस्चराइज़ करें, उनको भी अगर आप वीकली स्क्रब करती हैं तो उनको भी स्क्रब करिए, और अपना लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के बाद ही लिपस्टिक लगाइए। वैसे तो मेकअप का रूल होता है कि हर 2 घंटे में आप टचअप कर लो, लेकिन जो जो मेरी बहनें जो जॉब वगैरह करती हैं वो पॉसिबल हो नहीं पाता, वो तो ज़रूर करिए। फिर आ जाते हैं हम लोग पर्सनल कलर्स की तरफ। हमारा अगर आप इस तरीके से, मैं बताना चाहूँगी, हमारे बालों का रंग, हमारे स्किन का कलर, हमारी आई का कलर और हमारे लिप्स का कलर, चीक का कलर, ये कहीं न कहीं इस बात को निर्धारित करते हैं कि हमारे पर्सनल कलर्स क्या होंगे। अब बहुत बार सुना है ना, हम लोग ये कहते हैं, "अरे! ये कलर तेरे को बहुत सूट कर रहा है, ये रंग तेरे पे बहुत फबता है, इस रंग में ना तू बहुत डल सी लग रही है, अच्छा नहीं जा रहा।" तो जब हम ये कहते हैं कि ये रंग तेरे पे बहुत जचता है या बहुत फबता है, बहुत उठ के आता है, वो कहीं न कहीं आपके पर्सनल कलर्स के साथ मैच हो रहा होता है। और जब वो चीज़ आपके पर्सनल कलर्स के साथ मैच होती है, वो ऑटोमैटिकली कलर आपके ऊपर बहुत जचता है। उसके तरीका क्या होता है, आपके ऊपर लिखा हुआ है, जैसे हेयर कलर है, वो अम्बर है, ब्लैक है, ब्राउन है। आइज़ का कलर ज़्यादातर हमारे यहाँ काला होता है या ब्राउन होता है, मीडियम ब्राउन होता है। स्किन कलर रोज़ बेज, फिर चीक का कलर और लिप का कलर।
ये चारों पांचों का एक कॉम्बिनेशन है, इसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आपके ऊपर कौन से कलर्स जचेंगे। अगर मैं इसको पूरा का देख लूं तो हम लोग इंडियंस मोर और लेस ज्यादातर हम लोग इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तभी कुछ ऐसे कलर्स होते हैं इस टाइप के जो हमारी स्किन टोन पे बहुत अच्छे लगते हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी गर्माइश होती है, जैसे कि हमारा गेरुआ रंग है, या हमारा इसे कहते हैं हमारा इंडिगो कलर है, हमारा मस्टर्ड कलर है। तो ये हमारी स्किन टोन के साथ बहुत अच्छे जा सकता है, क्योंकि हमारी जो जो स्किन टोन है वो भी वार्म स्किन टोन है। हम लोग जो इंडियंस हैं, जो एशियंस हैं, इंडियंस हैं बेसिकली, तो हमारे को जो भी कलर जिनके अंदर वार्म टोन्स होंगे हमें ऑटोमेटिकली बहुत सूट करेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे ब्राउन कलर रिपीट करा हुआ है। वैसे तो मुझे यहाँ का एग्जांपल देना ही नहीं चाहिए, मैं एग्जांपल तो देना चाहती हूँ मिसेस रॉय का, जिन्होंने बहुत अच्छी रेपुटेशन करी है और मेरी नजरें एकदम से इनके ऊपर थी कि उन्होंने ब्लू ब्लेजर पहना हुआ था या कोट पहना था, आउटफिट में था, ब्लू ही नेकलाइन थी और उन्होंने ब्लू ही कलर रिपीट करा हुआ था अपनी आईलिड्स पे। तो वो क्या हुआ, एक बैलेंस बन गया और ऑटोमेटिकली हमें कोई फ्लॉ तो नजर वैसे भी नहीं आता, उनका डांस वांस देखते हैं तो हम तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, पर जो उन्होंने कोऑर्डिनेशन करी थी, मैं हैट्स ऑफ टू यू मिसेस रॉय, मतलब यू डिड अ फैबुलस जॉब, बहुत ही अच्छा लगा देख के। तो मुझे लगा शायद मेरे बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे मेरा काम भी आपने ही कर दिया तो बहुत ही, हाँ, मतलब आई वुड लाइक कि आप एक बारी ना, मतलब बाय द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन यू कम ऑन फुल स्क्रीन सो दैट एवरीवन कैन हैव अ लुक, एंड दिस इज लाइक अ रियल एग्जांपल जो मैं यहाँ पे पिच कर रही हूँ, कि अपनी स्किन टोन के साथ जो कलर्स जा रही हैं उन्हीं को ही रिपीट करा जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। यहाँ पे जैसे ब्राउन के साथ उस लड़की ने ब्राउन का कलर को पहना तो ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन भी आ रही है उसके फेस पे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हेयर कलर इज टेकन डाउन इन क्लोज। अब जो आपका हेयर कलर था, जैसे करिश्मा के बालों का कलर में हल्की हल्की एक रेडिश टोन आ रही है, तो जब वही रेड टोन का स्वेटर उन्होंने पहना और वही रेड टोन उन्होंने अपनी लिपस्टिक में रिपीट किया, तो क्या हुआ, हमें वो अपीलिंग लगने लग गया ऑटोमेटिकली, एक अच्छी सी फील गुड फैक्टर भी आता है और ओवरऑल कहीं उसमें एक्सेस कुछ नहीं लगता। तो दिस इज द पावर ऑफ योर पर्सनल कलर्स, कि आपके जो स्किन टोन है आप उसके हिसाब से अगर कलर्स का चयन करेंगे तो वो नेचुरली आपके ऊपर अच्छा लगेगा। आखिर में आ जाता है कई बारी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि हम लोग बहुत ब्राइट कलर्स के साथ कई बारी हम लोग नहीं पहन पाते। हमें लगता है कि अगर मैं इतना चटक रंग पहनूंगी मैं नहीं बाहर जा पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा, मैं शुरू से ही हल्के रंग पहनती रही हूँ तो ये चटक रंग मेरे बस की बात नहीं है। तो उनको हम लोग, जो हमारा जो सजेशन होता है, हम लोग ये कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं छोटी शुरुआत करिए। एकदम से अगर आप कोई मतलब बहुत ही ब्राइट कलर की साड़ी या सूट पहन लेंगे तो वो ठीक है आपकी बात कि आप उसको नहीं कैरी कर पाएंगे, और वो जब आपकी पर्सनालिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो उसमें आप खुद भी मतलब आप अपना खुद भी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। तो यहाँ हमारी सजेशन होती है आप धीरे धीरे शुरुआत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अलग दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए हमें एफर्ट तो करना पड़ता है। अब वो एफर्ट किस रूप में होगा वो हम देखते हैं। जैसे पहले वाली अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो इन्होंने क्या किया, इस दुपट्टे में हल्का सा चटक रंग ले लिया, बाकी का कलर बहुत ही सटल है। दूसरे में भी अगर ये वाला एरिया थोड़ा सा ग्लिटर वाला था तो ये वाला एरिया पूरा का पूरा प्लेन है। तीसरे वाले में भी उन्होंने क्या किया कि ब्लाउज को कंट्रास्ट में कर लिया और फिर बाकी का कलर एकदम प्लेन है। तो ये कुछ एक तरीके हो जाते हैं, आप अलग भी दिखते हैं और आप अपनी पर्सनालिटी के अनुरूप भी रहते हैं। दोनों ही का एक, जैसे कहते हैं ना, मिडिल पाथ मिल गया हमें। तो यहाँ भी एक तरीके दे रखे हैं, यहाँ पे जैसे कंट्रास्ट को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है। अब जब भी हम लोग टीवी देखते हैं या पिक्चर देखते हैं तो जब तक कि पिक्चर्स के अंदर या इमेजेस के अंदर कंट्रास्ट नहीं होता तो वो पिक्चर्स हमें कैसे लगती हैं, डल लगती हैं। जब वो डल लगेंगी तो उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगेंगी, तभी हम कोशिश करते हैं कंट्रास्ट क्रिएट करने की। जब मैं आपसे ये कह रही थी कि अगर आप काजल लगा लेती हैं, आईब्रोज पे अपना हल्का सा टचअप कर लेती हैं, तो क्या हुआ, आपने फेस के अंदर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर दिया। लिपस्टिक लगाते के साथ ही क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट आ जाता है। तो जब जब वो कॉन्ट्रास्ट आता है आपको ऑटोमेटिकली आप मतलब आप अच्छे लगने लग जाते हो, यू अपीयर मोर गुड और मोर आई वुड से मोर इम्प्रेसिव। यही कोशिश यहाँ पे कर रखी है। जैसे कि पहले वाले पिक्चर है, पूरा ब्लैक पहन के इन्होंने एक जैकेट ऊपर से पहनी। अब ये जैकेट आपकी वेस्टर्न पे भी चल सकती है, आपकी इंडियन पे भी चल सकती है। तो क्या हुआ, कॉन्ट्रास्ट रहा है, हमें ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगा। ऊपर जैसे इस वाले में है, ऊपर इन्होंने नीले रंग का, नीचे व्हाइट कलर की पैंट्स पहनी, कॉन्ट्रास्ट आ गया, बहुत अच्छा ना लगा। पर अब ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये उन लोगों के लिए काम नहीं करेगा जिनकी हाइट 5'1", 5'2" है।
5'2" तक तो ये नहीं काम करता, बिकॉज़ इसमें क्या होंगे, आप फिर थोड़े से शॉर्ट लगने लगेंगे। आपके लिए वही वर्क करेगा कि आप टॉप से बॉटम आप एक ही कलर रखो। कॉन्ट्रास्ट करना है, आप यहाँ पे कुछ और कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो। इसमें भी जैसे आपकी प्लेन साड़ी थी, बीच में बॉडी प्लेन है, अगेन ब्लाउज़ कॉन्ट्रास्ट में। यहाँ पे भी यही चीज़ है, आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत प्रिंट है, टेक्सचर है, लेकिन आपका ब्लाउज़ जो है बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड है। तो यू ऐड मोर कॉन्ट्रास्ट टू द थिंग्स, ऑटोमैटिकली दे बिकम मोर अपीलिंग। Another interesting factor is your use of attractive accessories. सबका मन करता है, और आजकल बड़ी बहुत ट्रेंड में भी आ गई हैं आपकी एक्सेसरीज। आप चाहे इसको फॉर्मल ओकेजन्स के लिए लो या पार्टी वेयर के लिए लो या फॉर कैजुअल वेयर, दे हैव एब्सोल्यूट बिकम कॉमन। ये भी थोड़ी बहुत तो मैं कहूँगी आपकी इसमें फेस शेप बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अगर आपकी लगा लीजिए, अगर आपका ट्रायंगल फेस शेप है, तो कहीं न कहीं आपको जो चीज़ यहाँ से हेवी है, जो नेकलाइन पर से हेवी है, वो सूट नहीं करेगी, कोई जो चीज़ ऐसी फिलावट में है। अगर आपका फेस भारी है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा चूज़ करना पड़ेगा जो कि लेंथ वाइज़ हो। तो क्या होगा, ऑटोमैटिकली नज़र आपकी ऐसे जाएगी, लंबाई में जाएगी, चौड़ाई में नहीं जाएगी। तो ये सारी इस चीज़ की भी जो सिलेक्शन है आपके फेस शेप पे होती है। थोड़ा बहुत अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। प्लेन सूट के ऊपर, प्लेन आउटफिट के ऊपर अगर आपने हल्का-सा कोई भी एक्सेसरी पहन लेते हो, तो उसको तभी की तभी एक अच्छा जिसे कहते हैं कि एक इम्प्रेसिव बनने में थोड़ी-सी सहायक हो जाती हैं। आखिर में मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम लोगों की कोशिश रहती है अच्छा-अच्छा बनने की, लेकिन वो अच्छा बनने के चक्कर में हम लोग गलतियाँ कहाँ-कहाँ कर जाते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आपकी नेल पॉलिश चिप्ड है, तो कहीं न कहीं ये आपके बारे में कुछ इस तरीके का मैसेज देता है कि आप अपनी अपीयरेंस को लेके उतने ज़्यादा केयरफुल नहीं हैं। तो हम लोग तो जिस जिस टाइम हम लोग हायरिंग करते हैं, हम इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं कि कौन किस तरीके से और किस लेवल तक आप अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हो। कहीं न कहीं अगर ये छोटे ऐसे गूफर्स मिलते हैं, तो हमें लगता है अगर आप ये छोटी-सी चीज़ नहीं अपने बारे में कर सकते, तो आप कंपनी के बारे में तो क्या ही सोचोगे। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें आपकी एक पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन भी हो जाती हैं कि आप अपनी कितनी केयर कर रहे हो, ऑटोमैटिकली आप दूसरे की, कंपनी की, ऑर्गनाइज़ेशन की भी आप उतने ही कंसर्न्ड रहोगे। जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेकअप था, तो ये क्या हुआ, दाँतों पे लग गया। यहाँ पे आपको देख के लग सकता है कि कितनी पाउडरी और व्हाइट वाली फीलिंग आ रही है। ये बॉडी ऑर्डर के बारे में मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि बहुत ज़्यादा किसी को अगर स्मेल की अगर इश्यू है, तो कुछ अपने लोकल नुस्खे होते हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो आपके एंटी-पर्स्पिरेंट डिओज़ आते हैं, उसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करिए। दाँतों की सफाई के बारे में तो मैं डेंटल वालों को क्या ही बोलूँ। ये तो मुझे मुझे उम्मीद है कि ये तो आपके घर में ये सारी चीज़ें बड़ी प्रेवलेंट होंगी। क्रैक्ड हील किसी की भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अपनी देखभाल नहीं कर रहा, उसके भी कई बारी अपना रूटीन में करते-करते भी हम लोगों को इस परेशानी का सामना कर पड़ सकता है। लेकिन उसमें आप ध्यान रखें कि कुछ आप इस तरीके हील्स ना पहने जहाँ पे ये अलग से चमक के आ रही हैं। अगर हैं तो इसका घरेलू उपचार बहुत ज़्यादा संभव है, पर कोशिश ये करिए कि जब आप बाहर जाएँ तो इस तरीके के मतलब गलतियाँ ना करें, जहाँ पे कि नज़र ऐसे जाए। मतलब आँखों का भी एक फेर है कि वो हमेशा ऐसी जगह पे जाती है जो जो अलग होती है। अब वो अलग चीज़ या तो अच्छी होगी या बुरी होगी, तो कोशिश करिए कि जब भी दूसरे की नज़रें जाएँ आप पर, तो वो अच्छे कारण से ही जाएँ, बुरे कारण से ना जाएँ। और मैंने जैसे आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पतले दिखने के चक्कर में हम उल्टा कर देते हैं और ज़्यादा भद्दे नज़र आते हैं। ये अनटाइडी हेयर अ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको। जब भी हम किसी से सबसे पहले मिलते हैं, तो ये भी अगर नज़रों की एक कलाकारी है कि वो सबसे पहले आपके बालों पे जाती है और दूसरी नज़र जाती है आपके जूतों पे। तो इन 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप किसी से पहली बार मिल रहे हों। पहली बार क्या, हर बार कहूँगी मैं तो, कि जब भी किसी से आप मिल रहे हों तो 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ें आपका इमेज ब्रेक भी कर सकती है। कि आपके बाल जो हैं बहुत ही तरीके से बाँधे गए हों, पीछे करे गए हों, और दूसरा आपके जूते, अगर आप मेन हैं या मतलब या अगर आप वेस्टर्न पहन रहे हैं, तो आपके शू बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होने चाहिए। कहीं न कहीं से उनमें कोई कॉन्फ्लिक्टिंग आपकी उसकी इमेज नहीं आनी चाहिए। तो इसके साथ मैं अपना ये सेशन को ज़रा विराम देती हूँ, और अब आप लोग कुछ भी क्वेश्चन्स वगैरह मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं अपनी जो जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितने भी हमारे जेसीओज़ की जो वाइफ़्स हैं वो जुड़ी हुई हैं, जितने ऑफ़िसर्स की वाइफ़्स जुड़ी हुई हैं, एक बहुत ही सुंदर मंच आप लोगों ने बनाया है आवा नाम का। तो
हम लोगों की कोशिश जैसे कि मिसेस रॉय और आप सारी सीनियर लेडीज करते रहते हैं, तो मैं तो कहूँगी ये चलन हमेशा चलते रहना चाहिए और कहीं न कहीं हम सबको भी इससे प्रेरित होना चाहिए कि हम समाज के लिए वापसी में कुछ कर पाएँ। क्योंकि वो जो वहाँ उस बॉर्डर पे बैठे हैं, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर हमें मौका मिलता है इसको वापस देने का, तो एक छोटी-सी पहल मेरी तरफ से है। मिसेस रॉय, मेरी सर्विसेज़ हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, जब कहोगे, जहाँ कहोगे, आई विल बी देयर फॉर यू। और एक हाँ, एक छोटे से कोट के साथ मैं इसको एंड करना चाहूँगी। वर्तमान जैसे-तैसे कटता सभी का किंतु, वर्तमान जैसे-तैसे कटता सभी का किंतु, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। माना कि एक रोज़ जाना है सभी को, माना कि एक रोज़ जाना है सभी को, लेकिन मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, ऐसी जीवन की कहानी होनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ इतने अच्छे ग्रूमिंग, ट्रेंडिंग, मेकअप एंड ड्रेसिंग टिप्स शेयर करने के लिए मैम। थैंक अब यू। मैं कमांडर मैम को रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम हमारे साथ दो शब्द अपने शेयर करिए। Ma'am, face yoga is trending. You search it on Insta. I too face the same issue, but then somehow I try and do the face yoga exercises maybe alternate days or every alternate days. But I don't know, like they'll take time, but I don't want to show my double chin as well. I do face it, honestly. See, I told you, no, there's nothing called ideal. We all come with certain variations, and which is like absolutely fine. You did a beautiful job of keeping the eyes away from your double chin because again, the eyes goes to your blue eyeliner, and that is how it should be. Anyone else? Yeah, I know. I had 2 sessions today. Today I had an audience of more than like 300 students from MIT Manipal. So again, I did a session for them in the morning, and this is my second session by the end of the day. So, but I'm really happy. So, so far so good. Ma'am, I want to say something. Hanji, please. Can I? Yeah, please go Uh, ahead. I'm Anjali, and my husband is posted in 11 GRRC. Okay. So the session which you have conducted for all of us, it was really, really very enriching, and you have given us beautiful insights about grooming and how to carry yourself, how to wear confidence in yourself, in your personality. And Thank you. heartfelt thanks to you, ma'am. Thank Thank you you. so much. And I'm a kind of person, for me, if it is coming to makeup, then less is more for me. Perfect. So I gave the right tips, I guess. Yeah. So thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. And heartfelt thanks to Mrs. Roy also. Thank you.